कारवांसराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। जैसा कि आप लोग आगाह हैं कि पुराने ज़मानों में भी लोग सफ़र करते थे, एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, एक शहर से दूसरे शहर जाते थे और एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते थे, और जाहिर है कि वो कहीं ना कहीं क़याम करते थे। होटल तो उन दिनों होते नहीं थे, चुनाचे सराय कहलाती थी। बहुत सारे मुल्कों में, क्योंकि इससे पेशतर हमने जिन कारवांसराय की हवाले से बात की तफसील से, वो सिल्क रोड पर वाक़या थी, और बाकी मुल्कों में भी लोकल जो मुसाफिर थे उनके लिए सराय होती थी। कारवांसराय और आम सराय में फ़र्क ये होता है कि कारवांसराय में कारवान ठहरते हैं और घोड़ों, गधों, जो भी सवारियाँ होती हैं उस ज़माने की, ऊँट वगैरह, उनके चारे का और पानी का बंदोबस्त होता है। चुनांचे आम जो कारवांसराय है, मसलन इस अफ़गानिस्तान में मैंने एक खंडर हो चुकी कारवांसराय में एक शब गुजारी थी, उसका मैंने अहवाल भी लिखा। तेहरान में एक बहुत बड़ी कारवांसराय अब भी मौजूद है, पुराने ज़मानों की, वो सिर्फ फैमिलीज़ के लिए, और बड़े बड़े हाल हैं, और उसी तरह मुनक्कश है। तैयबाबाद है एक कस्बा अफ़गानिस्तान के उस तरफ, वहाँ बहुत ही खूबसूरत एक कारवांसराय थी, दरमियान में फवारा और इर्द गिर्द जंगली बेलें थी। अपने यहाँ की बात कर ले तो यहाँ भी जाहिर है कि ये कॉन्सेप्ट था। तो सराय आलमगीर मसलन ये आलमगीर ने बनवाई थी, झेलम के किनारे। उधर से जो काफ़िले आते थे या लोग आते थे वो यहाँ शब बसर करते थे इस कारवांसराय में, और फिर अगले रोज़ वो दरिया पार करते थे। यहाँ नवाकोट का जो इलाका है लाहौर में, वहाँ पे एक कोस मीनार अभी तक मौजूद। अगर आप देखना चाहें तो नवाकोट जाइए, वहाँ ज़ेबर नसा का मकबरा भी है। जी हाँ, वही मख्फी जो तखल्लुस करती थी औरंगज़ेब की बेटी। और ओरिजिनल जो चौबुर्जी है आजकल, उसका जो ओरिजिनल दरवाज़ा अभी तक इंटैक्ट है, वो नवाकोट में अभी तक मौजूद है। चुनांचे यहाँ भी हर 10 कोस के बाद एक कोस मीनार हुआ करता था, और मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन 25-30 कोस के बाद एक कारवांसराय होती थी। और उसमें ख़ास तौर पे जो जीटी रोड पे, जो ग्रैंड ट्रंक रोड सूरी ने बनवाई, या उससे पहले भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उसने उसको मतलब है कि कारवांसराय वहाँ पे तामीर की, जगह जगह बाउलियाँ तामीर की, जिनमें से कुछ के आसार बाकी हैं। तो वहाँ पे सिर्फ रिहाइश का बंदोबस्त नहीं होता था, वहाँ ताज़ा दम घोड़े भी होते थे। और वो इसलिए होते थे कि जो एहलकार कहीं से निकलता था, मसलन लाहौर से सरकारी शहनशाही या दिल्ली से, और कहीं उसने पैगाम पहुँचाना होता था जल्द अज जल्द, तो वो हर 30 कोस के बाद घोड़ा बदलता था, और यहाँ उसको ताज़ा दम घोड़े मिल जाते थे। अब वो ज़माने तो तमाम हुए, तो हमने अपने लिए एक छोटी सी ये कारवांसराय बना ली है, और इसमें हम आवारागर्दों को, खाना बदोशों को, अपने जैसे सरफरे लोगों को बुलाते हैं। और जैसा कि पुरानी जो कारवांसराय होती थी उसमें एक बूढ़ा दास्तान गो होता था, तो वो यूँ समझिए कि उस दास्तान गो का तसलसल ये बूढ़ा दास्तान गो है। आज हमने जिन साहब को यहाँ मदऊ किया है, अब्दुल शिराजी उनका नाम है, और अपना नज़ीर साबिर जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, और वाकई हैं भी गुरु, उनकी रिकमेंडेशन पे इनको बुलाया है कि क्योंकि गुरु अगर रिकमेंड करता है तो ज़ाहिर है वो बड़ी शख्सियत होंगी। इन्होंने मुख्तलिफ़ मुल्कों में ट्रैकिंग की, और उसके अलावा मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ भी ट्रैकिंग के हवाले से, माउंटेनिंग के हवाले से करवाए हैं। यानी ये भी छोटे मोटे गुरु हैं अपने शोबे के। शराई साहब, आप ये फरमाएं कि ये शुरू से आवारागर्दी आपकी रूह में थी, किस तरह हुआ, बिगिनिंग किस तरह हुई? बस जी, ये स्कूल के ज़मानों में पहली दफ़ा इत्तेफाक हुआ था स्काउट्स के साथ जाने का, मरी में जो घोड़ागिरी में कैंप होता है। अच्छा। तो वहीं से थोड़ी इंस्पिरेशन मिली पहाड़ों को देख के, और उसके बाद फिर चलता रहा। जब कॉलेज वगैरह में थे तो उस वक़्त पहली दफ़ा मुझे कागान वैली जाने का इत्तेफाक हुआ, जिन ज़मानों में मतलब ज़रा ट्रैवल करने के लिए रास्ते वगैरह काफ़ी मखदूश किस्म के होते थे। तो सेफन ब्लू एरिया देखा जाके तो बड़ी फैसिनेशन। की बात? ये 1979 की बात है जी। अच्छा।
तो उसके बाद फिर पहाड़ों के साथ ज़रा हो गया कोई थोड़ा। फिर पहली दफ़ा जो ट्रैकिंग की थी हमने वो बाबूसर पास को बाई मतलब ट्रैकिंग करके ही अच्छा, कार से क्रॉस शुरू करके किया गए थे। हमने शुरू किया था तकरीबन कागान जो है, जो टाउन है कागान, वहाँ से स्टार्ट किया था और फिर नारान, बट्टाकुंडी और ये सारा 3-4 कैंप करते हुए। नहीं, सड़क थी तब? सड़क थी लेकिन वो पुरानी जो थी मतलब, तो उसी सड़क पर ही हमने करके तो बाबूसर को क्रॉस करके तो फिर एंड अप कर दिया जाके बाबूसर विलेज में। अच्छा। और वहाँ से फिर गाड़ी लेके चले गए। अच्छा। तो फिर जब ये मैंने सारा किया तो उसके बाद फिर मुझे ज़रा थोड़ा सा पहाड़ों से मुतल्लिक हुआ कि ज़रा थोड़ा वर्टिकल जो चीज़ें हैं इनको भी ज़रा देखें करके। तो फिर 84 में पैट्रिक एक आए थे फ्रांस से इंस्ट्रक्टर, उनको एडवेंचर फाउंडेशन ने बुलवाया था, तो वो कोर्स जो था मैंने अटेंड किया। अच्छा। 1 महीने का कोर्स था। राइट। तो उसके बाद से फिर मतलब ये सिलसिला इसी तरह चल रहा है। अच्छा, आप मुख्तलिफ मुल्कों में भी गए, जी हाँ। मसलन अफ़गानिस्तान गए हैं और आपने फेमस वाखान जो कॉरिडोर है, वाखान पट्टी, जी उस पर भी सफ़र किया है। जी हाँ। उसके बारे में कुछ बताएं कि उसकी लैंडस्केप कैसी है, वहाँ लोग जो हैं वो कैसे हैं, और क्या ये वही वाखान की पट्टी है जो हमारी वादी बरोगल के साथ मिलती जुलती है कहीं से? अफ़गानिस्तान का जो एरिया है जी, वाखान कॉरिडोर, ये बिल्कुल वही एरिया है जो पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उसके साथ साथ ये रन कर रहा है ऑन द अफगान साइड, बरोगल के। जी हाँ। और ये एक स्ट्रिप सी है जो कि चल रही है, सैंडविच है बिटवीन पाकिस्तान और दूसरी तरफ ताजिकिस्तान। और जो में ये चाइना को भी मिलती जी चाइना को जाके नहीं, मतलब आपने वहाँ की जो आबादी है उसका कल्चर कैसा था, कैसे उनकी रहतल थी? क्योंकि जो लेटेस्ट इतलाएँ आ रही हैं जी, लाइफ इज़ वेरी टफ वाखान पट्टी में, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कम जाती है और लोगों को जो अशिया चाहिए ज़रूरत की वो कम मिलती हैं। तो कहा जाता है कि मुख्तलिफ कबीले जो हैं वहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं। तो आपने देखा कि मुख्तलिफ कबीले वहाँ पे आबाद हैं जी। वहाँ और उनका कल्चर क्या है? वहाँ 2 किस्म के है। एक तो परमानेंट सेटलर्स हैं वहाँ पर जो रह रहे हैं लोग, वो हैं जो आगा खान के फॉलोअर्स हैं ना, वो वहाँ रह रहे हैं, इस्माइलीस। जी जी। और वही आपको काजी दे पहला गांव आता है जब आप स्टार्ट करते हैं वाखान कॉरिडोर को। फिर आगे चलते जाएं तो किशनी खान, फिर सराय बरोगल तक जाते हुए इसमें काफ़ी सारे को 8-10 छोटे छोटे सेटलमेंट्स आते हैं। अच्छा, ये इस्माइलीज हैं जी, ये इस्माइलीज हैं। लेकिन क्योंकि ये इस्माइलीज जो हैं मुसलमान जी, ये जिस तरह हुंजा में है, शमशाल में है, तो इनका पूरा खित्ता है। मसलन अगर आप सिंकियांग जाएं तो वहाँ जो उज़्बेक खाना बदोश हैं वो भी वाक़ई बोलते हैं, क्योंकि वाक़ई ज़ुबान जो है ये कॉमन है पूरे खित्ते में। क्योंकि ज़ुबानों का कोई फ्रंटियर नहीं होता, जिस तरह कल्चर का कोई फ्रंटियर नहीं होता। और वाक़ई ज़ुबान में हमारे दोस्त से पस्सू के मास्टर हकीकत वो पहले शख्स थे पाकिस्तान में जिन्होंने वाक़ई ज़ुबान को एक रस्मुल ख़त दिया और उसका बाकायदा मतलब है कि ज़ुबान के तौर पर पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाया। वरना बाकी जितने मुल्क हैं वहाँ पे वाक़ई लिखी भी जाती थी, पढ़ी भी जाती थी। तो गोया के वाखान में जो लोग हैं वो वाक़ई बोलते हैं। तो ओवरऑल उसकी लैंडस्केप कैसी है, हाश है, दरिया हैं, दरिया कौन से हैं, माउंटेन्स कौन सी हैं? इसमें जो मेन दरिया चल रहा है वो तो आमू रिवर है, उसको ऑक्सस रिवर भी कहते हैं। जी जी। और वो अच्छा, ये जो है ना बिटवीन मतलब है कि ये बहुत फेमस तारीखदान है टॉइनबी जी, उनकी एक बड़ी मशहूर किताब है बिटवीन ऑक्सस एंड यमुना। जी, क्योंकि ऑक्सस जो है दरिया आमू ये ईरान और तुरान के दरमियान सरहद, यानी ये 2 खित्ते कहलाते थे। जी, ईरान से मुराद सिर्फ मुल्क ईरान नहीं बल्कि ईरानी तहजीब और तुरानी तहजीब जो है सेंट्रल एशिया की,
तो गोया कि ये इसका क्या ये उधर से आ रहा है वाखान की पट्टी से या उधर से जा रहा है दरिया आम? ये आ रहा है उधर अपर साइड से आ रहा है, मतलब जो आगे जाके चाइना को मिलता है। बेसिकली वहाँ इसका जो सोर्स है, मेन सोर्स तो बनता है वो जो किर्गिज एरिया है, ऑटोनोमस रीजन, वहाँ से ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स में इमर्ज होता है और फिर आगे आके ये जब वाखान में आता है तो ये एक बहुत बड़ा मतलब दरिया है। अच्छा। और जिस वक्त मैं गया था वहाँ, उस वक्त उस ज़माने में बिल्कुल किसी किस्म का कोई पुल नहीं था। जो साइड वैली से भी नाले आते थे उनके ऊपर भी कोई पुल नहीं था, और गाड़ी जो है वो नीचे उसके अंदर से गुजरती थी। एक आदमी पहले जाके उसको, मतलब है कि वहाँ से पुल अगर वो मतलब आपके पास सवारी थी? जी जी सवारी तो थी। आपने पैदल नहीं सफ़र किया वहाँ पे? एक्चुअली वाखान जो मेन है उसके अंदर तो सारा ट्रैवल जो है वो हमारा 4x4 जीप के ऊपर है, लेकिन उसकी जो वैलीज हैं जो पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की बॉर्डर को बना रही हैं, वो टावरिंग माउंटेन्स हैं हिंदू कुश के। वैलीज कौन सी? उसमें स्टार्ट होती है पहले मांद्रास से होती है, नौशाक से होती है, किशनी खान है, फिर शकावर है। अच्छा, फिर नौशाक जो है वो ये बॉर्डर पे है ना? जी जी, ये तो सारी जहाँ से भी तकरीबन लोग सारी जाते हैं। जितने भी पीक्स हैं, ये मतलब एक यूं समझ लें कि वाखान चल रही है और उसके साइड पर जितनी टावरिंग माउंटेन्स हैं। नहीं, आप उनके अंदर गए या कुछ सफ़र किया उनके अंदर? जी जी, वो तकरीबन सारी वैलीज को हमने देखा जाके। हाँ। और उनके जो उनकी सोर्स में जो माउंटेन था उसकी सारी स्टडी की हमने, देखा सारा। क्या स्टडी की? तो वो जो है मेनली उसको री एक्सप्लोर कर रहे थे ताकि दोबारा अफगानिस्तान में जो पहले किसी ज़माने में 60 से पहले जो कोह-ए-पैमा आया करते थे जी। उनको दोबारा अट्रैक्ट करने के लिए उसको सारा वो किया था। अच्छा। तो वो मतलब लैंडस्केप इस तरह का है कि जो वाखान कॉरिडोर है वो तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल ऊपर जा रहा है और उसमें ट्रक भी चल रहे होते हैं, लेकिन जो साइड वैलीज हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो तकरीबन 30-40 साल से वहाँ कोई नहीं गया, और लोकल लोग जो होते हैं वो पहाड़ों से वो अपनी वैली के अंदर ही रहते हैं। ज़्यादातर वही जो अपनी माल मवेशी को ऊपर लेके चले जाते हैं, वो भी एक सर्टन पॉइंट तक जहाँ पास्चर होता है वहाँ तक जाते हैं। तो इसलिए वो काफ़ी डिफ़िकल्ट वैलीज हैं। और अच्छा, इसके आपने कोई नक्शे बनाए, कोई गाइड बुक जी बनाई? जी, ये जब सारा एक्सप्लोर हुआ, इसकी फोटोग्राफी हुई, इसके नक्शे भी बने, और फिर एक किताब आई थी, उसका किताब का टाइटल है पीक्स ऑफ सिल्वर एंड जेड। तो ये एक किस्म की गाइड बुक ये टाइप कहाँ की। से मिल सकती है? ये अभी पाकिस्तान में तो ये बहुत कम अवेलेबल हुई थी क्योंकि यहाँ लॉन्च नहीं की गई थी। ये नहीं, जब तो ये print हुई आपका थी, फर्ज ठहरता है ना कि आप भी वहाँ पे गए, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं। जी हमारे बहुत सारे देखने वाले होंगे जो दिलचस्पी रखते होंगे आपकी टॉक के बाद जी कि वो भी वहाँ पे सफ़र करें, तो उनके लिए गाइड बुक तो होनी चाहिए। जी हाँ। बस ये एक रह गया था कि ये वाकई पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हो ताजिकिस्तान सकी। भी आप गए? जी, ताजिकिस्तान भी गया हूँ मैं। वहाँ कहाँ कहाँ गए? ताजिकिस्तान जी, जब आप दुशांबे से आते हैं तो ये भी कराकोरम हाईवे की तरह बड़ा लंबा सफ़र है पामीर माउंटेन्स में आने के लिए। जी। खरोग जो है उसका वो सेंटर पॉइंट है, जिस तरह हम गिलगित या स्कार्दू कहते हैं, और वहाँ से फिर आगे एक रास्ता आपको ले जाता है जो फिर अफ़गानिस्तान के अपोजिट जो नहीं, रिवर आप के। ज्योग्राफिया ना बताएं, आप ये बताएं कि आपने कहाँ सफ़र किया और किस तरह? मैंने जी ये दोनों ही किए हैं, मतलब ये बाई रोड हम जाते गए हैं, और सारा ऑक्सस रिवर के साथ साथ जो नहीं, ताजिकिस्तान की, पैदल कहाँ? मैं अर्ज कर रहा हूँ जी। तो ये हम सारा इसको हमने एक्सप्लोर किया और कलमा पास तक गए हैं। ये सारा हमने इसको गाड़ी पर किया है। उसके बाद फिर हम कलमा पास से दूसरा रास्ता आ रहा है जो मेन सेंट्रल पामीर में आता है, जुलंदी पास क्रॉस करके, उसमें आके फिर उसमें उसी तरह का काम था कि वहाँ जो छोटी साइड वैलीज थी उनको एक्सप्लोर करना नहीं, था। आप मैं ये इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि किस तरह आपने किया एक्सप्लोर। तो वो ऑलरेडी होती हैं, जी हाँ मतलब है कि आप दरियाफ्त नहीं कर रहे, वो तो अज़ल से हैं वहाँ। जी बहुत हाँ, सारे बिल्कुल। मतलब है कि लोग गए, लेकिन आप वहाँ पे गए तो आपने जब जीप ट्रैक छोड़ा तो किस तरह आपने ट्रैकिंग की, कैंपिंग की, क्याम का क्या किया, कौन से तजर्बात हुए? इसमें इस तरह था कि हम जब रोड को छोड़ते थे जीप ट्रैक को, तो उसके बाद 1 या 2 दिन की ट्रैकिंग होती थी, एक आध नाइट और एक आध नाइट आगे जाके फुट ऑफ द माउंटेन में होती थी। हाँ। और वो करके फिर डिटूर होते थे, मतलब जाके वापस अगेन रोड के ऊपर फिर अगला सफ़र करके अगली वैली में जाके, इस तरह कोई ये 6-7 मुख्तलिफ नैरो वैलीज थी।
तो वहाँ पर जाके उनको मतलब मेन पर्पज़ यही था कि उन्हें एज ए प्रोडक्ट डेवलप करना। नहीं, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ जी। ना कि ये सारा कुछ जो आप कह रहे हैं ये बहुत नायाब है। जी अब मसलन मैं इस बुढ़ापे में 85 साल की उम्र में, जी जी अब मेरे दिल में ये उमंग पैदा हो रही है कि मैं भी उन वैलीज़ की तरफ जाऊं, लेकिन उसके लिए सिवाय आपकी गाइडेंस के और कोई गाइड नहीं है। जी हाँ तो फ़ायदा उस चीज़ का होता है कि अगर आप जाते हैं, अगर आप डिस्कवरी के रूट पे हैं, तो उस डिस्कवरी को आप आवाम तक लाएं ताकि लोगों तक पहुँचे वो। इसके हवाले से मैंने एक ब्रीफ सी किताब लिखी हुई है जी, जी। जो कि प्रिंट हुई थी। अब वो उसका सेकंड एडिशन के बारे में मैं सोच रहा हूँ। क्या नहीं अब सोचे आप नहीं उसको? जी हाँ, अब चूंकि सोचे मत। आपने कहा तो अल्टीमेटली उसको करना पड़ेगा। उसका नाम क्या है? जी हाँ, वो है जी एक्सप्लोरेशंस इन ताजिकिस्तान। ये देखे ना, जी ये हाँ। बात हुई ना, जी हाँ। ये आप फौरी तौर पे उसको छपवाएं, जी और जब आप छपवा लेंगे और वो दूसरी किताब लाएंगे तो फिर हम आपके पास एक साथ एक और प्रोग्राम करेंगे। जी बिल्कुल। आपने ये मलका पर्वत के बारे में एक किताब छोटी सी लिखी है, आपके कोई दोस्त वहाँ पे हलाक हो गए थे, जी हाँ तो मतलब मलका पर्वत कोई ऐसी ख़तरनाक माउंटेन तो नहीं है, मतलब जस्ट ए माउंटेन। तो वहाँ पे लेकिन माउंटेन कोई भी कम ख़तरनाक नहीं होती। जो ही आप कहीं पहाड़ी इलाके में कदम रखते हैं, जिस तरह मैंने किसी साहब ने कहा कि जी वो रास्ता बड़ा ख़तरनाक है, तो मैंने कहा पहाड़ी रास्ते सारे खतरनाक होते हैं, बिल्कुल ऊपर से पत्थर आ सकते हैं, कुछ आ सकता है, सैलाब आ सकता है। तो ये जो ट्रेजेडी हुई, ये आपके दोस्त थे? जी। क्या नाम था इनका? ये दोस्त थे जी, इनका नाम था राशिद भट्ट। अच्छा। और काफ़ी इनको इंटरेस्ट था कोपेमाई में, और मलका पर्वत के साथ कोई ऐसी कोई जैसे इश्क नहीं हो जाता, कोई इस तरह का उनका सिलसिला था। तो इन्होंने को 3 अटेम्प्ट्स की थी। तीसरी अटेम्प्ट में फिर इन्होंने इसको किया। ये 2 लोग पहुंचे, तो जब ये वापस उतर रहे थे तो मलका पर्वत पर मैं भी उससे पहले मैं भी जा चुका हूं, लेकिन हम उसकी समिट पर नहीं जा सके थे। हाँ। तो उसका एक्सपीरियंस हमने ये किया था, उसकी जो अपर स्नो स्लोप्स है ना जी, वो इस तरह की वहाँ की बर्फ़ है कि अगर क्रैम्पॉन के ऊपर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बॉल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि अगर आप क्रैम्पॉन्स को फ्री नहीं करते तो वो फिर जो उसकी आइस को पकड़ने वाला सिस्टम है वो खत्म होता है। तो मेरा ख्याल है कि वापसी पर उतरते हुए उनके साथ कोई इस तरह का इशू है। आपको मैं एक इससे मिलता जुलता वाकया बयान करूं जी जी कि मैं इंग्लिस्तान में था उन दिनों, और मेरी लैंडलेडी का एक कुत्ता था जिसका नाम था विस्की। राइट। वो छोटा सा स्कॉटिश टेरियर होते हैं, उनके बाल बहुत होते, छोटा सा। तो मौसम की पहली बर्फबारी हुई, तो हमने कभी बर्फबारी देखी नहीं थी, हम तो लाहौर के बाशिंदे थे। तो मैं बड़ा फैसिनेट हुआ, मैं घर से बाहर निकलने लगा तो उसने भी चौं चौं की, मैंने उसको भी साथ ले लिया। ताज़ा ताज़ा बर्फ़ पड़ी और वो चलता जा रहा था, और उसके बाद मैंने देखा वो पीछे रहता जाता। चुनाचे मैं बड़ा पुचकारा, लेकिन वो कमबख्त हिले ही नहीं। मैंने जाके देखा तो एक्चुअली हुआ ये कि चलते चलते वो उसके नीचे जो बाल थे उनके गिर्द बर्फ़ के गोले बन गए हुए, और वो गोले जो है इतने भारी हो गए कि वो चल नहीं सकता था। सही। चुनाचे उसको उठा के घर लाए और आग के आगे रखा। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह का वो क्रैम्पॉन्स के साथ भी जी हाँ, यही हुआ कि वो बर्फ के गोले बन गए और आप चल नहीं सके। जी हाँ। तो वो अल्टीमेटली मेरा ख्याल है कि वो जो मेरा दोस्त राशिद था उनके साथ भी कुछ इस तरह का हुआ। वो आपके साथ नहीं थे? नहीं, वो सेपरेट एक्सपीडिशन थी। अल्टीमेटली फिर वो उनकी फॉल हुई एंड ही डाइड। एक जो थे सर्वाइव कर गए, जो उनके साथी थे उमर, लेकिन राशिद नहीं। तो उनकी बॉडी मिल गई? जी, बॉडी मिली थी तकरीबन कोई 10 दिन की बाद तकरीबन। ढूंढने के लिए काफ़ी सारे 2-3 ग्रुप्स गए थे। अच्छा। तो उसके बाद फिर मिल गई थी एंड देन ही वाज, उनको फिर लाहौर में सुपुर्द खाक किया गया था। तो ये चूँकि ऐसी एक ट्रेजेडी थी कि मतलब मैं समझता था, क्योंकि मेरा खुद बड़ा इंटरेस्ट था इस पहाड़ के साथ, तो मैंने फिर इस किताब को लिखा। इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है उस पहाड़ की और उस कागान वैली के अंदर जो
ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी उसमें दी हुई है जी। और इसके अलावा ये उनकी सारी स्टोरी जो मतलब क्रॉनिकलर टाइप की स्टोरी, वो चूँकि सुन के ही ज़्यादा वो लिखी गई थी, जी जी। तो वो एक जस्ट लोगों को एक आइडिया देने के लिए कि अच्छा शिराजी साहब, ये आपने जो बात की ना कि उसको मलका पर्वत के साथ इश्क था, जी ये एक फिनोमेना ऐसा है कोपैमाओं में कि किसी ना किसी पहाड़ के साथ उनकी वाबस्तगी हो जाती, हाँ जी बिल्कुल वो उनकी कमज़ोरी हो जाती। ऐसे ही है। और मैं बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ। अब मेरी कमज़ोरी ज़ाहिर है केटू हुई, शागो रही, और इसलिए भी हुई कि मैं वहाँ पहुँच नहीं सकता था, और मैं उसे कभी मैंने एवरेस्ट को हसरत भरी नज़रों से नहीं देखा, सही किसी और पहाड़ को, इवन नांगा पर्वत को नहीं उस तरह देखा। लेकिन जहाँ केटू की शक्ल आती है तो मेरा जी चाहता है। तो ये कुछ होता है कि मतलब एक पहाड़ का और बंदे के दरमियान कोई इस किस्म का जज्बाती रिश्ता हो जाए? मेरा ख्याल है जी बिल्कुल हो जाता है इस तरह, और शायद जितने भी लोग जाते हैं और अक्सर वहाँ मर भी जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है उनको एक्सट्रीम फैसिनेट कर रही होती है कि किसी ना किसी पहाड़ के साथ, किसी का केटू के साथ इश्क हो जाता है, किसी का गशब्रुम के साथ हो जाता है, कोई नंगा पर्वत, कोई एवरेस्ट। तो इस तरह मतलब इवन जो छोटे पहाड़ हैं उनके साथ भी लोगों के इश्क हैं। तो मतलब नेचर और जो पहाड़ों में जो एक मकनातीसियत है ना, वो ज़रूर डेफिनेटली उसको चाहने वाले को अपनी तरफ खींचती है, और कोई इस तरह की इंटीमेसी ज़रूर डेवलप हो जाती है। अच्छा, इटली में भी आप घूमे फिरे? जी जी, इटली में भी जी। कहाँ? इटली में जी जो माउंट ब्लांक रेंज है उसमें मुझे ट्रैकिंग और कोई पहाड़ भी चढ़ने का इत्तेफाक हुआ, फ्रांस साइड से भी और इटली साइड से भी। अच्छा। और ये एक माउंट डलेंट है वहाँ पर, वो तकरीबन इटली, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की बाउंड्री है। तो ये वैले डी ऑस्टा इसको कहते हैं। तो यहाँ माउंट ब्लांक मैंने 2 दफ़ा की है जी, एक दफ़ा इटालियन साइड से और एक दफ़ा फ्रांस वाली साइड अच्छा, से। ये हम तो जानते ही नहीं थे कि क्या चीज़ है। हम तो इसको इंक हुआ करती थी हमारे ज़माने में, उसका नाम माउंट ब्लांक हम पढ़ते थे। तो वो बाद में पता चला कि नहीं, तो ये पहाड़ वगैरह है उधर फ्रांस में, और मेरा ख्याल हाईएस्ट है यूरोप में। जी जी। और कितने फुट बुलंद है? रूफ ऑफ द यूरोप कहते हैं वैसे इसको, लेकिन ये 5000 मीटर से कम है, तकरीबन 4000। लेकिन वहाँ कितनी बुलंदी कितनी है? उसकी कुछ 4800 कोई 90 के करीब है जी। और वहाँ का वो हाईएस्ट है। मतलब जब आप उसके टॉप पर खड़े हो तो सराउंडिंग में सारे पहाड़ आपको बिल्कुल फ्लैट ही नीचे नजर आते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी फैसिनेटिंग प्लेस है, बड़ा अच्छी सीनरी इसकी बहुत अच्छी है। वहाँ जो सराउंडिंग्स में जितने भी पहाड़ हैं, जो वो है हम जिसको शैमोनिक्स कहते हैं, आप पता नहीं क्या कहते हैं। जी जी, शैमोनिक्स या शैमोनी, हाँ, वो उसके दामन में वाक़या है। जी हाँ। वहाँ उन्होंने, चूँकि वहाँ उन्होंने अपने माउंटेन्स को बहुत ज़्यादा डेवलप किया हुआ है। शैमनी से या आप कुरमायर साइड से, इटालियन साइड से भी अगर जाते हैं तो वहाँ वो एक लिफ्ट होती है जिसको वो टेलीफेरिक कहते हैं। उस पर 50-60 लोगों के बैठने की गुंजाइश होती है। वो नीचे बॉटम से आपको उठा के ऊपर ले जाती है। तो वहाँ से फिर आप अपना उतर के तो हट में चले जाए और वहाँ से आप, तो आप उसके ऊपर ही गए थे? जी जी, उसी पर ही गए थे। अच्छा जी हाँ। तो आपका क्या ख्याल है, यहाँ भी इस किस्म की फैसिलिटीज होनी चाहिए? मैं थोड़ा सा समझता हूँ कि होनी तो चाहिए, लेकिन थोड़ा फ़र्क इसलिए वहाँ आता है क्योंकि उनका जो, उनके पहाड़ों का जो एरिया है वो शायद इतना बड़ा नहीं है और पहाड़ भी बड़े नहीं है। अब हम अगर यहाँ करना चाहें तो शायद छोटे पहाड़ों पर जहाँ हमारी जनरल टूरिज्म जाती है वहाँ तो हम करने में कामयाब हो जाएं। लेकिन बड़े पहाड़ों पर मेरा ख्याल है कि जो हमारे पोर्टर्स वाला सिस्टम है उसके अलावा उनको एक्सेस करना शायद इस टेलीफेरिक या लिफ्ट लगा के मुमकिन नहीं है। अच्छा, आप तज़किरा कर रहे थे ना कि भाई 5000 कुछ फीट है। मैं पहले भी तज़किरा कर चुका हूँ कि जिसको मैं माउंटेनियरिंग का पैगंबर मानता हूँ, राइनोल्ड मैस्नर जी। तो उससे किसी ने पूछा था कि क्योंकि उसका ताल्लुक ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, वो बॉर्डर पे रहता ना, कि भाई पहाड़ तो स्विट्ज़रलैंड में भी है। तो उसने कहा था कि इन स्विट्ज़रलैंड देयर आर हिलॉक्स, वहाँ पहाड़ियाँ हैं। बिल्कुल सही। द रियल माउंटेन्स आर इन पाकिस्तान।
तो पाकिस्तान की जो माउंटेन्स हैं उनके साथ तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। जी हाँ, यानी हमारा जो खुजराब पास है वो 16,000 फुट की बुलंदी पे, जी बिल्कुल ऐसे ही है, और मोंट ब्लांc इतनी होगी मेरा ख्याल। ऑलमोस्ट हाँ, तकरीबन इतनी है। चुनांचे कोई कंपैरिजन नहीं है। तो अच्छा, उसके अलावा भी आपने कहा था कि आप जरमत गए और जो है मैटरहॉर्न, जी वहाँ भी गए। जी हाँ, मेट्रोन पर भी गए जी। मेट्रोन भी अब वैसे तो शुरू में तो बहुत मुश्किल पहाड़ था, और अभी भी उसको अगर जो उसके स्टैंडर्ड रूट है उससे हटके हाँ, करें तो वो उसका एक खास डिफिकल्टी फेस है जो जी हाँ। बहुत खतरनाक और उस पर उन्होंने वीएफ टाइप की कई जगहों पर उन्होंने एडिशनल एड्स लगाई हुई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा सकें। एक किस्म की इसी जैसे हम यहाँ फिक्स्ड रोप लगाते हैं पहाड़ के ऊपर, उस तरह की उन्होंने मोटी मोटी रस्सियाँ वहाँ लगाई हुई जी हैं, हाँ। उनको पकड़ के भी लोग चले जाते हैं। हाँ जी, काफ़ी तो काफ़ी लोग सारे लोग उस पर जा रहे होते हैं जी एक अच्छा। दिन के अंदर। अच्छा शिराजी साहब, आप शिराज गए? नहीं जी, शिराज जाने का इत्तेफाक नहीं। अच्छा, वैसे हमारे बहुत सारे दोस्त बुखारी हैं, वो बुखारा भी नहीं गए। जो जामी है वो जाम नहीं गए जो अफगानिस्तान में। हाँ जी, हमारे अजीज़ है गजनवी, वो आज तक उन्होंने गजना नहीं देखा। सही। तो बारतौर आप ये फरमाएं कि आपके फेवरेट कोह-पैमा बाहर के जो हैं वो कौन से हैं? बाहर के जी, जिस तरह आपने रेनॉल्ड मैसनर को कहा, उसके साथ चूँकि मैं वहाँ जब गया हूँ तो वहाँ मेरी उसके साथ मुलाकात हुई थी। वो बताएं ना। मैसनर, चूँकि हम वहाँ एक हमारा ग्रुप है कोह-पैमाओं का, इटालियन बेस्ड, उसकी ऑर्गेनाइजेशन उनकी थी, उसमें वो शामिल थे। तो हमने वहाँ एक डेमोन्स्ट्रेशन की थी, जो ये टेलीफेरिक लगी हुई है, केबल कार्स लगी हुई हैं। तो मैसनर ने जो काम किया था, वो पहाड़ तो बहुत बड़े बड़े चढ़ा है जी। लेकिन उस केबल कार के ऊपर जाके उसने तो वहाँ उसने एक बैनर होस्ट किया था और उसको एहतजाज करने के लिए। तो वो मैं समझता हूँ कि क्या एहतजाज? एहतजाज ये था कि जो हेली स्कीइंग और ये मोटराइज्ड जो है ना एक्टिविटी, ये नहीं इसको वो समझते थे कि ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही समझ। तो उसने बहुत ज़बरदस्त उसने वो किया था, बड़ा डेयरिंग था, और अल्टीमेटली फिर बाद में उसको फिर उतारा वहाँ से उन्होंने कि जी ठीक है अब आपका रिकॉर्ड हो गया। हमारे दोस्त हैं वकार मलिक, इन दिनों बाइसिकल पे पता नहीं कहाँ निकले हुए हैं, पागल हैं वो भी। सही। तो उन्होंने एक साइकिल कैफ़े खोला था हुंजा में, वहाँ पे मैसनर आया था जी और उनका ये कहना था कि ही वॉज अबव 80। तो उससे मुलाकात वगैरह हुई, बल्कि मेरी किताब है नांगा पर्वत, उसके ऊपर मैसनर के साइन भी उन्होंने लिए क्योंकि उसमें मैसनर का तज़किरा था। सही। तो उसका ये कहना था कि मैसनर एट दिस एज जब चला है बैक से, तो मुझे यूं लगा है कि जैसे कोई नौजवान लड़का चला जा रहा है। अच्छा, मैसनर के अलावा और कौन से? इसके अलावा प्रोफेसर कार्लो अल्बर्टो पिनेली हैं। हाँ। वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। सरागरार का उन्होंने फर्स्ट असेंट किया था और उनकी बेशुमार खिदमात हैं ट्रेनिंग्स के हवाले से नहीं, पाकिस्तान के अच्छा, अंदर। और इसके अलावा सर क्रिस बॉनिंगटन, ब्रिटिश, जी हाँ, उनको भी बॉनिंगटन की तो किताब भी है कोई। जी 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 हाँ। जी हाँ, बॉनिंगटन को भी मैं मिला हूँ और बड़ी मतलब बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी अपने हिसाब से वो है। और इसके अलावा कोडम्बर्गर, मगर जो ओगर से जी आए थे, मैंने जब मैं स्नो लेक कर रहा था तो हमें बताया गया, हमने तो सुनी सुनाई बातें कि ओगर पे वो मतलब कि बिल्कुल रह गए थे, तो बिल्कुल वो घिसटते हुए नीचे तक आए थे और उनके बाजू शाजू जी हाँ, ये वो डग स्कॉट इसलिए था ना, मुझे याद। डग स्कॉट का एक्सीडेंट हो गया था ना उसके ऊपर, तो उसकी टांगें टूट गई थी। लेकिन ये डम्बर्गर क्या नाम है, ये भी जी, जी। ये इस तरह आए थे। ऐसे ही। अच्छा, ये फरमाएं कि आजकल माशाल्लाह हमारे बहुत सारे जी कोह-पैमा जो हैं यंग, वो इमर्ज कर रहे हैं। उनमें से आप किस में ज़्यादा सलाहियत देखते हैं? इस वक्त तो जी काफ़ी सारे, मतलब देखें तो काफ़ी सारे लोग हैं जो आ रहे हैं और बड़े मतलब स्ट्रॉन्ग लोग हैं। शायद पहले भी स्ट्रॉन्ग थे लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ कम होती थी। नाम तो इस वक्त हमारे लाहौर से एक शरोज़ यंग हैं, वो काफ़ी मैं समझता हूँ कि पोटेंशियल नहीं, उनके उसके अंदर है। बाद उसके अलावा एक नायला कियानी खातून जी है, हाँ। वो भी काफ़ी अच्छी मतलब प्रोग्रेस उनकी चल रही है। और बाकी भी काफ़ी सारे लोग हैं मतलब जो इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन ये सरबाज खान है, सरबाज खान है, जी हाँ। तो ये सारे वो लोग हैं जो ज़्यादातर 8000ers
जी हाँ। को कर रहे हैं, चेज कर रहे हैं। तो मैं चूँकि थोड़ा सा टेक्निकली इन चीज़ों को समझता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस साल एक दो जापानीज इस साल वेस्ट फेस पर K2 के वो एक्सीडेंट हुआ और वो मर गए हैं। वो ज़रा डिफरेंट किस्म के क्लाइंबर्स थे जो एल्पिनिस्ट्स होते हैं। कौन से वेस्ट फेस क्या है? K2 का जो वेस्ट नहीं, फेस है ना, हमें तो नहीं जी हाँ। पता वेस्ट फेस वेस्ट फेस है सर, ये जो K2 का जो मेन जो है वो तो अब्रूजी जी हाँ, रूट पर जाते हैं। अब्रूजी रिज। जी हाँ, वो है गॉडवन, अपर गॉडवन जी हाँ, ऑस्टिन ग्लेशियर अच्छा, के ये ऊपर। दूसरी। लेकिन जब सवाई ग्लेशियर पर जाते हैं उस तरफ से जो फेस आता है ना, वो वेस्ट फेस है। तो उन्होंने यहाँ जो क्लाइंब्स की थी वो सारी अल्पाइन स्टाइल में की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस साल वो फौत हो गए हैं। तो वो जरा डिफरेंट किस्म की है। और नहीं होंगे, मतलब आएंगे, जी हाँ। क्योंकि जापानियों को मरने का बड़ा शौक। काफी सारे लोग नहीं, वहाँ पे एक चोटी है इसके स्नो लेक के आखिर में, और वहाँ मैक्सिमम डेथ्स जो हुई हैं पाकिस्तान में माउंटेन्स की, वो उस चोटी पे है। मुझे उसका नाम भी नहीं याद है। वो आते ही वहाँ इसलिए है कि ये बड़ी ख़तरनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिराजी साहब ने। दरअसल शहरोज़ का नाम लिया। मैं आप सबसे मुखातिब हूँ, आपसे एक दरख्वास्त है कि शहरोज़ हमारे प्रोग्राम में भी आया, माशाल्लाह हमारा बच्चा है। बल्कि जब वो एवरेस्ट पे गया है तो वहाँ उसने एवरेस्ट की चोटी से एक वीडियो मेरे नाम की भेजी थी, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि तुम अकेले नहीं हो, एक बूढ़ा भी तुम्हारे पीछे पीछे चला आ रहा है। तो उस हवाले से तो कल परसों वो नेपाल के लिए रवाना हुआ है। जाने से पैस्टर उसने मुझे फ़ोन किया बड़ा तफसीली, और जाहिर है कि मेरी दुआएं उसके साथ हैं, क्योंकि आखिरी चोटी है 14वीं 8000 जो वो कर रहा है। और उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स को इतनी अच्छी नहीं है, उसकी तफसील मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन उसने माशाल्लाह हिम्मत की है, वो वहाँ पे गया है। तो मैंने उससे एक बात पूछी, मैंने कहा कि सरबाज भी तेरा कर चुका है, आप भी तेरा कर चुके हैं। कहने के सरबाज भी जा रहा है। तो मैंने कहा कि अब वहाँ पे जब माउंटेन पे आप जाएंगे तिब्बत में, तो फिर वहाँ पे ये कंपटीशन होगा कि कौन पहले पहुँचता। तो कहने लगे नहीं, हम दोनों ने ये फ़ैसला किया है कि अगर मौसमी हालात ख़राब ना हुए, हम बिछड़ ना गए या कोई और मसला ना हुआ, तो हम चोटी के करीब जाके एक दूसरे का हाथ पकड़ के इकट्ठे चोटी पे जाएं। मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की इससे बड़ी मिसाल मुमकिन ही नहीं है। और ये पहाड़ है जो आपको वो फराख दिली देते हैं। तो चुनाचे मैंने उसे यही कहा कि आप फिक्र ना करो, सरबाज और तुम्हारे साथ एक बूढ़ा भी पीछे पीछे चला आ रहा होगा। तो वहाँ पे खुदा के वास्ते चोटी पे पहुँच के मेरे नाम का कोई वीडियो ना रिकॉर्ड करना, जितनी जल्दी हो सके नीचे आ जाना और बिल्कुल खैर खैरियत से आना। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप उसकी कामयाबी की, सरबाज की भी, शहरोज़ की भी कामयाबी की दुआ करें। बहुत बहुत शुक्रिया।